Dear students, welcome. This is Rashid Chaudhary. Today we are going to start new topic, relations and functions. It is very important topic. In this lecture, we will discuss about basics of relations and functions. We hope you will enjoy definitely. Okay, let's start. First of all, we will discuss about the introduction. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. आप इन रिलेशंस के बारे में सोचिए, जैसे फादर एंड सन. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन. तो देखिए, फादर का सन के साथ रिलेशन होता है, जैसे ब्रदर का सिस्टर के साथ रिलेशन होता है. अब ऐसे ही मैथमेटिक्स में कुछ रिलेशन होते हैं. जैसे आप यहाँ पर देखोगे m इज़ ग्रेटर देन n. तो ये जो ग्रेटर है, ये रिलेशन है टू नंबर्स के बीच में. m और n के बीच में ग्रेटर जो साइन है, ये एक रिलेशन है. ऐसे ही if we have two lines L and M, both lines are parallel. It means L parallel to M. मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन से किस तरह रिलेटेड है. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल प्रॉपर्टी के थ्रू रिलेटेड है. तो आप इस बात को समझ गए होंगे. Therefore, there are such pairs in a relation whose components are in definite order. मतलब कुछ इस तरह के रिलेशन में पेयर होंगे जो किसी डेफिनेट ऑर्डर में मिलेंगे. In this chapter, we will study about the relations formed by the Cartesian product of sets and the functions. इस चैप्टर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स से जो रिलेशंस बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे. अब देखिए, जो सबसे पहले थिंग रिलेशंस में आती है वो ऑर्डर्ड पेयर है. अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता नहीं है तो हम रिलेशंस को नहीं समझ पाएंगे. व्हेन वी राइट टू एंड ट्रीज इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, देन दिस टाइप ऑफ पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. इट मीन्स अगर आपके पास टू थिंग्स हैं विद ऑर्डर, तब हम उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे. जैसे अब हमारे पास ये है a, b, तो आप इसको a, b बोलेंगे. इसका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. आप इसको b, a नहीं लिख सकते हो. तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसका मतलब टू थिंग्स विद ऑर्डर, अ पेयर ऑफ टू थिंग्स विद ऑर्डर. ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है. जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है a, b, इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम फर्स्ट कंपोनेंट्स भी बोलते हैं. और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है, इसको हम या तो बोलेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर या फिर सेकंड कंपोनेंट्स. तो ये जो a है ये फर्स्ट कंपोनेंट है और जो b है वो सेकंड कंपोनेंट है. उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा. अब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कुछ और जानते हैं. ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट.
ऑफ टू एलिमेंट्स। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो टू एलिमेंट्स का सेट नहीं होता, एक्चुअली वो टू थिंग्स का एक पेयर होता है जो ऑर्डर के साथ होता है। इट मीन्स कई बार कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसे सपोज हमें कोई सेट लिखना होता है 1,2, लेकिन वो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू 1,2। ये सेट की कंपलसरी कंडीशन है कि अगर आप सेट लिख रहे हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है तब वो सेट नहीं माना जाएगा। ओके, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो कोई सेट नहीं होता, वो तो अ पेयर ऑफ टू थिंग्स होता है विद ऑर्डर। आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानेंगे। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि जो अगर a कोमा बी है तब b कोमा a इज नॉट इक्वल टू होगा। इट मीन्स अगर हम किसी ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब वो नॉट इक्वल होता है। इट मीन्स अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसकी इक्वलिटी हम कैसे शो करते हैं। अगर आपके पास टू ऑर्डर्ड पेयर हैं तो आप कैसे बताएंगे कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं या फिर नहीं। टू ऑर्डर्ड पेयर a comma b and c comma d are equal if a is equal to c and b is equal to d. It means अगर आपके पास टू ऑर्डर्ड पेयर हैं तब वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू डी, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं। कई बार क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाता है। जैसे आपके पास टू ऑर्डर्ड पेयर हैं, जैसे 2x प्लस 3 कोमा y माइनस 1, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, और 3 कोमा 5 ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो आप फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, देन 2x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है 0 एंड देन हमें y की वैल्यू चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकंड कंपोनेंट है उसे हम सेकंड कंपोनेंट के इक्वल रखेंगे। इट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देन y विल बी 6। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। If A and B are two non-empty sets, then the set of all ordered pairs of elements is called Cartesian product of A and B. It means अगर आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी मतलब जैसे A इज इक्वल टू, ये फर्स्ट सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, एंड B इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर ये A है, ये सेकंड सेट है। अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए
तब हम ए क्रॉस बी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी, याद रहे इसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। अब आप देखिए, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इस तरह से क्रॉस लिया हमने और यहाँ पर ए। आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हम ऑब्टेन करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। तो आप इसको कह सकते हो कि कार्टेशियन फॉर्म में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तब हम इसको इस तरह से करते हैं, जैसे 1 और ए है तो हम इसे लिखेंगे 1 कोमा ए। अब यहाँ पर कोई सेकंड एलिमेंट नहीं है तो इसका यही आंसर है ए क्रॉस बी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक एग्जांपल और लेंगे, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट था, थोड़ी कंफ्यूजन आपको रह सकती है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपके पास जैसे 2 सेट हैं, ए इज इक्वल टू 1 कोमा 2 एंड बी इज इक्वल टू ए कोमा बी। अब आप यहां पर ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, देन इट विल बी 1 कोमा 2 एंड क्रॉस ए कोमा बी। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से करते हैं। तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट लिया है क्योंकि ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होता है और सेट के एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो अब आप देखिए, पहले 1 को इन दोनों के साथ देखिए किस तरह से लेंगे, जैसे 1 और ए, तो इसको लिखेंगे 1 कोमा ए। अब 1 को बी के साथ 1 कोमा बी। अब जैसे ये 2 है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे 2 कोमा ए और फिर 2 कोमा बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हुई। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है। आप सेट को देखोगे तो सेट ए का एलिमेंट है। अगर आप सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को देखोगे और उसका फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, वो भी सेट ए का एलिमेंट है। अगर आप थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 2 है जो सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें ऑर्डर्ड पेयर ही मिलता है। फर्स्ट एलिमेंट तो ए का होता है, अभी हमने बताया, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है, इट मींस बी का होगा। इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। अभी हमने राइट करके बताया था, लिख के बताया था आपको। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो हम ए कोमा बी लिखेंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से इट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। वैसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने फाइंड करके आपको बताई है, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आई हो, तो एक बार मैं फिर बता दूं। अगर आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए ए क्रॉस बी।
तो यहाँ पर पहले सेट ए लेंगे 1,2 क्रॉस, यहाँ पर आएगा 3,4। अब देखिए 1 की 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1,3 एंड 1 की 4 के साथ 1,4 एंड अब 2 का नंबर आएगा 2 और यहाँ पर 2,3 फिर 2,4, इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ वन और बोथ ऑफ ए एंड बी इज एम्प्टी सेट, मतलब अगर दोनों ही एम्प्टी सेट हैं तो दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो नल सेट होगी, चाहे हम ए क्रॉस बी फाइंड करें चाहे बी क्रॉस ए फाइंड करें। अगर ए क्रॉस बी होता है तो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट रहता है, और अगर बी क्रॉस ए है तो जो बी का फर्स्ट एलिमेंट होगा, इट मीन्स जो बी के एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पर होंगे। इसके बाद इफ ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी का जो कार्डिनल नंबर होगा वो बी क्रॉस ए के कार्डिनल नंबर के इक्वल होगा। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर हम फाइंड करें तो वो दोनों नॉट इक्वल होंगे, बट अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर है और जो बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर है दोनों सेम होंगे। और अगर हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स के कार्डिनल नंबर को सेकंड सेट के कार्डिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर एन ए क्रॉस बी के इक्वल ही आएगा। इट मीन्स हमें ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स हम बता सकते हैं अगर हम फर्स्ट सेट के कार्डिनल नंबर, इट मीन्स अगर सपोज सेट ए में 2 एलिमेंट हैं एंड सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, और हमें देखना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 3 6 एलिमेंट होंगे। इस प्रॉपर्टी में यही बात समझाई गई है कि अगर हम एन ए मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर की मल्टीप्लाई सेट बी के कार्डिनल नंबर के साथ करें तो वो एन ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कार्डिनल नंबर के इक्वल आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इफ ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट्स, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बोथ विल बी इनफाइनाइट सेट्स। इट मीन्स अगर वो दोनों ही इनफाइनाइट सेट है तो अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो वो दोनों भी इनफाइनाइट सेट होंगे। ओके, इसको आप माइंड में रखें। इसके बाद डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है जो हमने उसमें सीखा। इसमें 3 सेट्स होंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर 3, यहाँ पर 3 आएगा, नॉन एम्प्टी सेट्स, then the set of all triplets by taking first element from the elements of A, second element from the elements of B and third element from the elements of C is called Cartesian product of the sets A, B and C. It is denoted by A cross B cross C. क्या मतलब समझ में आया आपको? अगर सपोज आपके पास एक सेट है 1,2, दूसरा सेट है A, B,
एंड तीसरा सेट आपके पास है 0,1। इस तरह से आपके पास 3 सेट हैं और हमें A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए। तो चाहे तो आप पहले A क्रॉस B फाइंड कर लो, बाद में C के साथ क्रॉस बता देना, या पहले B क्रॉस C पता कर लो फिर A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बता देना। तो पहले A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो देखो A रहा B रहा, तो 1 और A, तो यहाँ पर ये 1A ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसके बाद 1B, तो ये 1B हो गया। अब इसके बाद 2,A, फिर 2B के साथ 2,B। तो अब आप देखिए A में 2 एलिमेंट्स हैं और B में भी 2 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि अगर A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप काउंट करके देख लो। 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे। इट मीन्स जब सेट A में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेट B में भी 2 होते हैं, तो दोनों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 2 ज़ा 4, अगर A में 3 होते, B में 4 होते, तो A क्रॉस B में 12 एलिमेंट्स होते। 3 4 ज़ा 12। ऐसे ही अगर A में M एलिमेंट्स हैं और B में N एलिमेंट्स हैं, तब A क्रॉस B में Mn एलिमेंट्स होंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो A क्रॉस B में तो पेयर था, यहाँ पर A, B, C आ गया, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेट A को, सेकेंड एलिमेंट सेट B को एंड थर्ड एलिमेंट सेट C को बिलोंग करेगा। इसमें जैसे ये A क्रॉस B क्रॉस C है, इसमें चाहे तो आप पहले A क्रॉस B पता कर लो, अभी मैंने यहाँ पर बताया था A क्रॉस B पता कर लो बाद में C, या फिर पहले B क्रॉस C पता कर लो फिर A। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो ऐसे ही रहना चाहिए। अगर A पहले है तो A पहले ही रहेगा। ये बात अलग है कि आप पहले B क्रॉस C फाइंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि पहले C क्रॉस B फाइंड कर लें और फिर A के साथ, नहीं। अगर A क्रॉस B क्रॉस C ऑर्डर है तो पहले आप B क्रॉस C फाइंड कर सकते हो, A क्रॉस C भी नहीं कर सकते आप। तो पहले B क्रॉस C फाइंड करोगे और फिर A के साथ, फिर A फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगा। ओके, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, A B एंड C आर 3 फाइनाइट सेट्स। इसमें भी वही है, कार्डिनल नंबर N A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब अगर A क्रॉस B क्रॉस C का कार्डिनल नंबर या फिर इनका ऑर्डर चेंज करके हम कार्डिनल नंबर देखें, जैसे हमने N A क्रॉस B N B क्रॉस A को देखा था, इक्वल रहेगा। या फिर हम अलग अलग सेट का कार्डिनल नंबर के अगर मल्टीप्लाई करें तो A क्रॉस B क्रॉस C में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू A, B एंड C इज इक्वल टू 0, 1, देन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, B एंड C। इट मीन्स हमें A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए। इसे तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, अभी आपको समझाया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए, इफ A इज इक्वल टू 1, 2 एंड B इज इक्वल टू 4, 5, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो NA कितना है यहाँ पर, NA इज इक्वल टू 2, इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि A में कितने एलिमेंट हैं, 2, और B में NB इज इक्वल टू 2। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे ये हमें बताना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B कितने एलिमेंट होंगे, मतलब A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर। अभी फॉर्मूला आपने देखा, NA वो क्रॉस नहीं है, वो मल्टीप्लाई है, NA मल्टीप्लाई NB। इसका मतलब NA के एलिमेंट 2, NB के एलिमेंट 2, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी 4। ओके, इसके बाद
Question number 5. If a set contains 3 elements and set B contains 4 elements, then the right total number of elements in the Cartesian product of A and B. कर सकते हो आप 3 into 4, 12 एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में. ओके. अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. We draw two mutually perpendicular lines for the graphical representation of the Cartesian product of A cross B of two non-empty sets A and B, in which one line must be horizontal and other be vertical. We represents the elements of set A on horizontal lines and the elements of B on the vertical line. The points of intersection represent the graph of A cross B. इससे क्या समझ में आया आपको? इट मीन्स जैसे आपके पास कोई कार्टेशियन प्लेन होता है इस तरह से, ये आपको पता है एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश. अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सपोज ये 1,2 एंड 2,3 है, तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं. जैसे आपको पता है कि सपोज 1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो अब ये जो यहाँ पर 1 है, फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पर शो कर दिया, और जो फर्स्ट एलिमेंट की लाइन होगी वो वर्टिकल होगी. और देखो ये जो 2 है, इट मीन्स जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y की वैल्यू होती है कार्टेशियन प्लेन में. तो अगर हम देखेंगे 1 एंड 2, तो 2 यहाँ पर है, तो जब हम इन दोनों को, या तो आप डॉटेड लाइन ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वो 1,2 होगा. अगर सपोज 2,3 रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही आप फर्स्ट एलिमेंट 2, अब 2,3 को रिप्रेजेंट करना है. मैंने आपको बताया, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए जैसे आपको 2,3 को रिप्रेजेंट करना है, ये ऑर्डर्ड पेयर है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अब देखो 2,3, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इस वैल्यू को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं. जैसे 1 एंड 2, सपोज 2 यहाँ पर होगा और ये 3 है. जो सेकंड वैल्यू होती है उसे हम वर्टिकल लाइन पर लेते हैं. जैसे 1, 2 और 3, सपोज 3 यहाँ पर होगा. तो जो 3 है यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, इसको हमने डॉटेड लाइन से लिया. अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर 2 है यहाँ पर हम वर्टिकल ले लेंगे इस तरह से, इसको भी हमने डॉटेड लाइन लिया. तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 2,3 का. ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है. तो आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में इसी तरह से. अब क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 2,3 देन रिप्रेजेंट a क्रॉस b ग्राफिकली. इसको हमें ग्राफिकली शो करना है. तो देखो पहले आप a क्रॉस b फाइंड करेंगे. अब मैं इसमें डायरेक्ट लूंगा, जैसे 1,2 आएगा, 1,2 एंड
1,3 एंड अब सेकेंड एलिमेंट का नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर ये 2,2 एंड 2,3। तो ये एक रोज बी में 4 एलिमेंट्स आ गए। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहां पर हम वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3। ऐसे यहां पर ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इसको देखते हैं। यहां पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये रहा 1 यहां पर, तो यहां पर हम डॉटेड लाइन ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए सेकेंड वैल्यू 2 है, तो इसको हम वर्टिकल लाइन पर ले लेंगे, डॉटेड लाइन इस तरह से। तो ये जो यहाँ पर है इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, यहाँ पर हम लिख देंगे 1,2। तो ये 1,2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से 1,3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इस तरह से 2,2 का और इस तरह से 2,3 का। चलो मैं एक का और करके बताता हूँ। जैसे 1,3 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखो फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो ये वाली लाइन तो यही रहेगी, और सेकंड वैल्यू 3 है, बट यहाँ पर तो ये 2 था और यहाँ पर ये 3 है। तो इन दोनों का, ये जो 1 वाली लाइन है ये और 3 वाली जो लाइन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1,3 का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इनका हम एक साथ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को या तो हम सीधा टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, या फिर अभी हमने सीखा ग्राफिकल फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है, टू रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी बाय एरो डायग्राम वी ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ ए एंड बी। नाउ जॉइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय एन एरो। इट मीन्स हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, उन दोनों का हम वेन डायग्राम बनाते हैं, और जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनको सेट बी के एलिमेंट्स से एरो के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, जैसे ये सेट ए है और सेट बी है, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना है और ना ही हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हमें एरो डायग्राम के थ्रू हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। एरो डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम पहले 2 सेट बनाते हैं, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी है। ए के एलिमेंट 1, 2 एंड 3, बी के एलिमेंट एक्स और वाई। देखिए इसमें क्या होता है, पहले 1 एक्स से कनेक्ट होगा और फिर 1 वाई से कनेक्ट होगा। ऐसे 2 पहले एक्स से कनेक्ट होगा और 2 वाई से कनेक्ट होगा। इसी तरह से पहले 3 एक्स से कनेक्ट होगा और फिर 3 वाई से कनेक्ट होगा। तो ये एरो डायग्राम होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वर्कशीट है, तो देखिए इसमें हमें शो करना है, ये 2 सेट है, इसमें हमें ये शो करना है कि ये नॉट इक्वल है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, और इसमें अब की बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दी है और हमें ए और बी को सेपरेट करना है, इट मीन्स अलग करना है। अब तक सेट ए और बी की वैल्यूज़ दी गई होती थी और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से दोनों सेट्स को सेपरेट करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो सेट ए के होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में वो सेट बी के होते हैं। इसलिए आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि
ये जो एक रोज भी है, एक रोज बी में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे ए बी बी, इट मीन्स ये ए के एलिमेंट होंगे, और एक रोज बी में जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो बी के एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप ट्राई करके देखना। वैसे ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में पूछोगे तो मैं इसको कराऊंगा, अगर आप नहीं पूछोगे तो नहीं कराऊंगा। इसके जैसा एग्जाम्पल मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। अब देखिए, ये जो एक रोज भी है और हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि जब एक रोज भी होता है तो ए के एलिमेंट पहले आते हैं, अगर बी क्रॉस ए है तो फिर बी के एलिमेंट पहले आते हैं। जैसे A,3 है, बी क्रॉस ए में 3, ए हो जाएगा, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और याद रहे, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये बहुत यूनिक है, हर चीज़ आपको डेफिनेशन की फॉर्म में मिलेगी और आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 लेक्चर्स को देखते जाइए और एक दिन आप IIT JEE भी क्रैक कर दोगे, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तक पहुंचाइए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे। ओके, बाय।